जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम once again। कल घर जाके तो बहुत पढ़ना पड़ा होगा। क्यों, अकाउंटिंग तो कर रहे होते हैं ना आप लोग? अकाउंटिंग का भी होमवर्क मिल गया आज? यानी कि कल अब सर खुद कराएंगे सवाल अगला। जो होमवर्क दिया वो तो उस पर सही कराते हैं ना बेचारे। नहीं कराएंगे, बदल गए, MFA में आ गए आप लोग। ठीक है, उन्होंने कहा कि यहाँ छोटी क्लास होती है तो यहाँ आपने खुद जो है वो काम करना है। चलो, अल्लाह करे ये इनकलाब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी सब्जेक्ट में भी आए, कि थोड़ा सा आप लोग भी घर जाके मेहनत किया करें ना, बेचारा टीचर ही लगा रहता है आप लोगों के लिए। जी, तो सेगमेंटेशन देखा और कन्वर्जेंस देखा। क्या है कन्वर्जेंस? एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट कर लेती है, या एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को अडॉप्ट कर लेते हैं। क्यों? या तो लोगों को लग रहा होता है कैसे होना चाहिए, कस्टमर की ख्वाहिश होती है कि भाई आप दोनों जुड़ जाओ, हमें एक जगह से दो चीजें मिल जाए, या सप्लायर को लगता है कि इन दो चीजों को जोड़ देने से हम एक गैप खत्म कर देंगे और उससे लोगों की जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी और उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, हमारी सेलिंग बढ़ जाएगी, तो वो उन दो प्रोडक्ट्स को आपस में जोड़ देते हैं। तो इंडस्ट्री लेवल पे भी हो सकता है, सेक्टर लेवल पे भी हो सकता है। डिमांड लेड, सप्लाई लेड की कई एग्जांपल्स देखी थी। इस कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन अगर है तो बताइए। ऑल क्लियर? जी। ठीक है, असल में वो उसी एक इंडस्ट्री, जैसे फॉर एग्जांपल कैमरा एक अलग दुनिया कहलाता था, मोबाइल अलग। मोबाइल और कैमरा मर्ज हुए तो हमने उसको मोबो कैमरा नहीं कहा, हम अभी भी उसको मोबाइल सेगमेंट कह रहे हैं, मोबाइल इंडस्ट्री कह रहे हैं। टीवी के अंदर इंटरनेट आ गया, टीवी स्मार्ट टीवी बन गया और टीवी ने हमें यूट्यूब दिखाना शुरू कर दिया, जो कि टीवी का काम नहीं था। टीवी तो केबल से चलता था, एंटीना से चलता था। तो अभी भी हम उसको कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में वो टीवी वगैरह या होम अप्लायंसेस का सेक्टर है। तो होता ये है कि जब कन्वर्ज होता है तो जो मेन सेगमेंट है या मेन सेक्टर है या जो मेन इंडस्ट्री है उसका नाम लिया जाता है। तो दो इंडस्ट्रीज जुड़ी और एक ही इंडस्ट्री कहलाना शुरू हो गई। तो अब जब मैं टीवी सेगमेंट की बात करूंगा या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूंगा या घरों में जाने वाले टीवी की इंडस्ट्री की बात करूंगा, तो मेरे ध्यान में आएगा कि उसमें सादा टीवी भी है, उसके अंदर इंटरनेट वाले टीवी भी है, हर तरह के टीवी है। तो वो एक इंडस्ट्री फिर एक बन जाती है। जी जी, मतलब अब वही हो गया ना कि जिसने YouTube देखना था वो लोग और जिसने खाली टीवी देखना था वो लोग, दोनों के दोनों एक ही प्रोडक्ट ले लेंगे। YouTube देखने वालों को भी वही चीज मिल जाएगी, टीवी देखने वालों को भी, और आपने अपने यूजर्स को, ज्यादा यूजर्स को टारगेट कर लिया और उनको एक ज्यादा फैंसी चीज दे दी, और वो अगर आपने महंगी भी रखी हुई होगी तो भी चल जाएगा। एक ही मार्केट बन गई, बड़ी अच्छी बात है उन्होंने की कि वो उनको आपने जोड़ के एक ही मार्केट बना दिया। अब आज के दौर में आप टीवी लेने जाएं तो सबसे जो मिनिमम चीज आपके जहन में होती है वो होती है कि स्मार्ट तो होना चाहिए। आज के दौर में मोबाइल लेने जाएं तो सबसे कम एक मिनिमम स्पेक का कैमरा तो सबके जहन में होता है, हालांकि ओरिजिनली वो उस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं था। तो कन्वर्जेंस के बाद लोग फिर उस पूरे को एक इंडस्ट्री समझना शुरू कर देते हैं और बिजनेसेस उन सारों को एक मार्केट समझना शुरू कर देते हैं। जी, सप्लाई और डिमांड लेड कन्वर्जन में हाजरीन, ठीक है, असल में हुआ ये कि एक आध सप्लायर ने इस तरह से काम किया, आहिस्ता आहिस्ता न्यूज़पेपर की इंडस्ट्री खत्म होना शुरू हो गई और लोग क्या करना शुरू हो गए, येलो पेजेस इंटरनेट पे होते थे वो पढ़ना शुरू कर दिए, इंटरनेट पे आर्टिकल्स पढ़ने शुरू कर दिए, इंटरनेट पे ब्लॉग्स पढ़ने शुरू कर दिए। एक बड़ा बड़ा टाइम आया था लोग ब्लॉग्स पे शिफ्ट हो गए थे कि वो ब्लॉग्स पढ़ते थे वहां से। तो उनसे फिर जब कहा गया कि भाई आप क्यों नहीं आते, आप न्यूज़पेपर क्यों नहीं लेते, तो उन्होंने कहा हमारे पास टाइम ही नहीं है, सुबह के वक्त न्यूज़पेपर आए हम तो ऑफिस में गए हुए होंगे और हमारे पास इतना टाइम ही नहीं, इतनी ज्यादा खबरें पढ़े, हमें इंटरनेट पर आराम से टू द पॉइंट अपने काम की खबर मिल जाती है। तो अगर आप लोग अपना कोई ऑनलाइन वर्जन भी दे रहे हैं तो ठीक है, हम आपके साथ स्टिक रहते हैं। तो बिल्कुल स्टार्ट में ऐसा हुआ था कि जो न्यूज़पेपर की सब्सक्रिप्शन भरते थे ना मंथली,
उनको बकायदा वो यूजर नेम पासवर्ड देते थे, वो वेबसाइट पे जाते थे और सिर्फ उन लोगों को ऑनलाइन एक्सेस मिलती थी। उसके बाद फिर न्यूज़पेपर वालों ने सोचा कि हम तो अपनी रीच बढ़ा सकते हैं, और रादर देन कि हम 3-3, 5-5 रुपए का अखबार बेचें, हम सारे लोगों को फ्री दे देते हैं। लोग आएंगे, वेबसाइट पे वॉच करेंगे, लेफ्ट राइट ऐड चल रहे होंगे, हम उन ऐड से कमा लेंगे। तो ये इनिशियली डिमांड लेड था, लेकिन आगे जाके फिर सबने इसी तरफ शिफ्ट होना सोचा, और अब सबके सब वही कंटेंट उठा के उधर दे रहे हैं। ये सारे बिजनेस ना पहले हमेशा ऑनलाइन को दुश्मन मानते हैं। अखबार ने सोचा होगा कि ऑनलाइन दे देंगे तो हमारा अखबार बंद पड़ेगा, लेकिन नहीं देते तो तबाह हो गए होते। न्यूज चैनल वाले अगर अपनी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ना रखते तो आज उनकी व्यूअरशिप बिल्कुल खत्म हो चुकी होती। जी ठीक है, जी बिल्कुल। असल में वॉइस एंड डाटा, ये जो ये मोबाइल और ये सारा वाला काम होता था, और एंटरटेनमेंट क्या होता था, मूवीज देखना, गाने सुनना, फलाना फलाना। तो अब क्या हुआ कि ये दोनों मर्ज हो गए और ये वॉइस एंड डाटा के अंदर ही आ गए। ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का हिस्सा बन गया कि उसमें ही अब जो है वो बच्चे अपने मोबाइल पे फिल्म देख लेते हैं पूरी, पता नहीं कैसे, तो इतनी सी स्क्रीन पे, लेकिन जो है जितना है उसी में गुजारा करते हैं। तो उसमें फिल्म देख लेते हैं, लेक्चर ले लेते हैं पूरा का, वो भी 2x पे। तो वो कहने का मतलब ये है कि वो मर्ज हो गई ना, वो सारी चीजें मर्ज हो गई। वो जो एंटरटेनमेंट नीड्स थी, वो जो सुनने सुनाने वाली नीड थी, वो जो मूवीज की, ड्रामे की, वो सब मोबाइल के साथ एसोसिएट हो गई। सर ये लिंक ठीक है, ठीक है, ऐसे ही सप्लाई लेड में भी यही सोचेंगे कि लोग किस तरह के हैं, उनकी इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ी सी कभी कभी अननोन इंडस्ट्री भी जुड़ जाती है। क्या चीज चाहिए, तो असल में सप्लाई लेड वही बात है ना कि कैमरा और मोबाइल में कोई नहीं सोचता वैसी वगैरह भी है। तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज ही खत्म होती जा रही है। पुराने दौर की फिजिकल लाइब्रेरीज होती थी, किताबें होती थी, अब नापैद होती जा रही हैं। जो किताबें ऑनलाइन आ गई वो जिंदा है, जो फिजिकल है वो तकरीबन डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है। जी, उसके बाद फिर ऑनलाइन वालों में भी देखते हैं, इधर एक सवाल है जी। होल्डिंग और सब्सिडी नहीं, असल में वो थोड़ा सा आगे की गेम है। उसमें आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप एक और बिजनेस वाली को एक्वायर, लेकिन आप अलग हैं, वो अलग डिसीजन मेकिंग है, आपकी अलग डिसीजन मेकिंग है। तो होल्डिंग सब्सिडी वाली एग्जांपल में हम ये कह सकते हैं कि हमने अपना पोर्टफोलियो बढ़ा लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम एक डिफरेंट सेगमेंट को अपनी इंडस्ट्री में जोड़ लिया। वो अपनी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा होगा, आप अपनी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो। अगर दोनों लिंक होंगे तो इसका मतलब है फिर आपने अपनी बिजनेस डोमेन बढ़ा ली, आप मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के थ्रू अपनी यूजर बेस बढ़ाना शुरू हो, तो भी वो इन सेगमेंट्स में नहीं आएगा। ये तो इंडस्ट्री की शिफ्टिंग है। ऑनलाइन में सर यूट्यूब में भी न्यू फीचर आया है शॉर्ट्स का, अट्रैक्टिंग ऑडियंस फ्रॉम टिकटॉक। यस, मतलब यूट्यूब को भी जब समझ आया कि लोग हमारे पास से निकल रहे हैं, मतलब यूट्यूब पे 5 मिनट 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट की वीडियोस, लोग पहले एक घंटे के ड्रामे देखा करते थे, पर आहिस्ता आहिस्ता 10 12 15 मिनट की वीडियोस पे आ गए थे। टिकटॉक ने उनको शिफ्ट कर दिया 20 25 30 सेकंड में। तो वहां से फेसबुक ने भी ये रियलाइज किया, यूट्यूब ने भी ये रियलाइज किया कि ये तो अजीब लोग हैं, इनका तो बहुत शॉर्ट टर्म स्पैन है, ये तो बड़ा मुश्किल से ही जो है वो 1 मिनट की वीडियो बर्दाश्त कर पा रहे हैं। इतनी देर में टिकटॉक की 15 वीडियोस देख लेंगे जितनी देर में यूट्यूब की वीडियो चले। तो यस, इसी तरह से उन्होंने चीज को समझते हुए, इससे पहले कि लोग उनका यूजर बेस कम होता, उन्होंने यूट्यूब ने अपने पास शॉर्ट्स वो कर लिए, और फेसबुक ने अपने पास जो है वो रील्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कर दिया। तो अब स्टोरीज और रील्स दोनों को इक्विवेलेंट प्रोमिनेंस दे रहा होता है। ऊपर से रील्स आपकी प्रोफाइल के साथ भी लिंक नहीं कर रहा होता। जो बाकी स्टोरीज है वो तो ये है ना कि आपके फ्रेंड्स और वो सारा ये इस तरह से करके, रील में अचानक से कोई अननोन भी रील्स आ जाती है, वो पब्लिक है। जी,
करीम अब ट्रांसपोर्ट के साथ फूड एंड ग्रोसरी भी कर रहा है। आप ये देखें कि बिजनेसेस इस तरह से सोचते हैं कि वो खाली गाड़ी ही नहीं, अब वो चीजें डिलीवर भी कर रहे हैं। बाइकिया बहुत ज्यादा इसमें आगे आगे है कि पहले वो सिर्फ सवारी के लिए इस्तेमाल होते थे, अब वो घर की चीजें मंगवाने के लिए, सामान मंगवाने के लिए, अंडे डबल रोटी मंगवाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो बिजनेसेस इस तरह से कन्वर्जेंस की तरफ जाते हैं। सप्लाई लेड डिमांड लेड कन्वर्जेंस में किसी का कोई सवाल नहीं है, तो सेगमेंटेशन में एक दफा पूछ लूं आप लोगों से। जी, होटल में कौन जो अगेन असल में वो है, आप टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन कर रहे हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी से लोगों को जो है वो एक वो दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन दे रहे हैं। अभी वो इंडस्ट्री मर्ज उस तरह से नहीं हुई, लेकिन फुल फ्लेज जब आ जाएगा काम, जब ऑटोमेशन हो जाएगी, जब पता लगेगा कि एक होटल के अंदर खाना भी रोबोट बना रहा है, तो हम कहेंगे कि ये सब कन्वर्जेंस हो गई। ये सप्लाई लेड की, क्योंकि देखिए कस्टमर ने अभी तक ऐसी कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। मतलब हमें कभी ऐसा दिल नहीं करता कि हम जाएं और रोबोट के हाथ का बना हुआ खाना खाएं, लेकिन जब उन्हें समझ आएगा कि ये बड़ी मजेदार गेम है, वो रोबोट हर दफा एक जैसा पराठा बनाएगा, हमेशा कैलकुलेटेड पैटर्न पे चलेगा, एक जैसी चीजें। तो शायद हो सकता है होटल वाले ये सोचें कि अब हमें आहिस्ता आहिस्ता रोबोटिक्स को अपने सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इन कर देना चाहिए। जी, सेगमेंटेशन की तरफ चलते ऑडिट को एआई में साथ के जो आ रहे हैं, तो वो ऑडिट के अंदर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके आ रहे हैं, एक्सपर्ट सिस्टम लेके आ रहे हैं, तो यस ये सप्लाई लेड है। क्लाइंट्स ने फरमाइश नहीं की थी, लेकिन फर्म्स को लगा कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता फारिग हो जाएंगे। जी, सेगमेंटेशन। सेक्टर और सेगमेंट में क्या फर्क है? सेक्टर इंडस्ट्री का है, सेगमेंट इंसानों का है, कंज्यूमर्स का है। एक इंडस्ट्री है टेक्सटाइल, उसके अंदर एक सेक्टर है जिनिंग, कि ठीक है जी, ये यहाँ पे धागा जो है उसमें से निकाला जाता है, उसको गोल गोल घुमाया जाता है, स्पिनिंग वगैरह आता है। तो ये एक इंडस्ट्री का एक हिस्सा सेक्टर हो गया। सेगमेंट आपके जो कस्टमर्स हैं उनको तोड़ने को कहते हैं, कि कस्टमर्स का फलाना हिस्सा, कस्टमर्स में से जो मेल कस्टमर्स हैं, जो फीमेल कस्टमर्स हैं, जो बूढ़े कस्टमर्स हैं, जो जवान कस्टमर्स हैं। तो सेगमेंटेशन कस्टमर्स को डिवाइड करने को कह दिया, और सेक्टर इंडस्ट्री, यानी कि बिजनेस को डिवाइड कर दें तो सेक्टर बन जाएगा, और हमारे कस्टमर्स को डिवाइड कर दें सेगमेंट। जी, हॉस्पिटल्स किस हवाले से? हाँ, अब देखिए एक इंडस्ट्री है पूरी की पूरी जो कि हेल्थ केयर का काम कर रही है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री। उसके अंदर आ गए हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल्स के अंदर ये आंख का हॉस्पिटल, ये गुर्दे का हॉस्पिटल, ये दिल का हॉस्पिटल, इस तरह से करके। और वही बात है कि जिनको समझ आया उन्होंने अपने हॉस्पिटल में ज्यादा डायमेंशन ऐड कर दी, ज्यादा चीजें देनी शुरू कर दी। तो इंडस्ट्री सेगमेंट में हम हॉस्पिटल के एग्जांपल भी ले सकते हैं। सेगमेंटेशन के फायदे आपने पढ़े, सेगमेंटेशन किस तरह से की जाती है, किन बेसिस पे की जाती है, क्यों की जाती है। ये फायदे जो सिलेबस का हिस्सा एज सच नहीं है, बट स्टिल एक बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। ये आपने देखा, मुझे बताइए कंफ्यूजन। लास्ट पॉइंट, गेन शेयर ऑफ मार्केट सेगमेंट। इसमें कौन सी वाली लाइन है? दोनों? एक मिनट, मेरे पास शायद स्क्रीन थोड़ी सी छोटी आ रही है। ये आप गेन शेयर ऑफ मार्केट सेगमेंट वाली लाइन के नीचे वाली लाइन की बात कर रहे हैं? एक मिनट, किसी और स्लाइड पे। However, a business might, ये इन दो लाइंस को आपने जोड़ के पढ़ना है, ये और इससे ऊपर वाली। बिजनेस या तो ये सोच सकता है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को सारे कस्टमर्स को बेच दे। मेरे पास एक ही तरह की प्रोडक्ट है और मैं कहूं मैंने सारे कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट बेचनी है। सेकंड लाइन है, however, a business might instead, एक बिजनेस यूं भी कर सकता है, choose to target this product to a particular segment। या तो आप कहेंगे मेरे पास जितनी भी प्रोडक्ट है वो सबके लिए, या आप कहें नहीं ऐसा नहीं है, मैं अपनी प्रोडक्ट किसी खास ग्रुप ऑफ पर्संस को दूंगा। मैं एग्जांपल देता हूं, इमरान खान जब तक पूरी अवाम का अपने आप को लीडर मानता था, वो बन ही नहीं सका लीडर। बड़े अरसे उसने जद्दोजहद की, क्योंकि बड़े तो समझदार लोग होते थे।
फिर क्या हुआ, असल में बड़ों ने कई दफा धोखा खाया हुआ था, तो वो नए बंदे पे ना ज्यादा भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि 2-3 दफा ऐसा हुआ कि उनके सामने भुट्टो आया, भुट्टो ने बड़ा खराब कंपेन की, अल्ताफ हुसैन, ये तो इमरान खान कुछ भी लीडर नहीं है, वो जिस तरह के वो जोशीले लोग हुआ करते थे, लेकिन ये बड़े इतनी दफा धोखा खा के बैठे हुए थे कि वो एक तीसरे नए बंदे पे भरोसा नहीं कर रहे थे। तो जब तक वो अपने आप को पूरे पाकिस्तान का लीडर मानता था, बात नहीं बनी। फिर उसने सेगमेंटेशन की, यूथ, वो लोग जिन्होंने कभी वोट ना दिया हो, जिनका कभी दिल ही ना टूटा हो, ठीक है, और ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे भी बड़े इन्हें, बुजुर्ग तो कोई 2-3 हफ्ते में जाके क्या पोस्ट करेंगे, बच्चे तो एक दिन में 5 पोस्टें करेंगे। तो हुआ ये कि बजाय इसके कि उन्होंने अपनी सेम प्रोडक्ट सारी मार्केट को देने के बजाय एक खास सेगमेंट को टारगेट किया और गेम बदल गई, उस सेगमेंट ने गेम उठा दी। तो कई दफा ये होता है कि बिजनेस जो है, बजाय इसके कि आप सारे लोगों पे काम करें, आप एक खास नीश पे काम करते हैं, नीश कहते हैं खास हिस्सा पॉपुलेशन का, एक स्पेसिफिक सेगमेंट, उस सेगमेंट पे काम किया और अचानक से इतने मशहूर हो गए कि आहिस्ता आहिस्ता उस सेगमेंट ने अपने ऊपर वालों को कहा कि जी आप क्या बात करते हैं, देखिए असल लीडर तो ये है। उनको इतनी वीडियोस फॉरवर्ड की, इतनी वीडियोस फॉरवर्ड की कि बड़ों को भी लगना शुरू हो गया कि ये कमाल लीडर है, ठीक है, और हकीकी आजादी की जंग जो है वो शुरू हो गई, ठीक है। अमेरिका के अंदर जो है वो अमेरिका के खिलाफ जो है वो नारे लगाए, अमेरिकी नेशनल्स ने अमेरिका जाके अमेरिका में कहा कि हमें आपसे अपने मुल्क में आजादी चाहिए, नेशनैलिटी आपकी चाहिए लेकिन अपने मुल्क में आपसे आजादी चाहिए। तो आप ये देखें कि जितना मर्जी फीका ना आ रहा हो, बेच तो दिया, दिस इज बिजनेस, आपको बेचना आना चाहिए। तो ये सेगमेंट आप समझ आया, अब बड़ा अच्छा समझ आया कि आप पूरी पॉपुलेशन में एक खास टारगेट सेगमेंट पर काम करें और उसी से ही आपको मैक्सिमम रिटर्न बन जाएंगे। कई दफा एक घड़ियों की बड़ी महंगी सी दुकान होगी जी, लिबर्टी में एक ऐसी दुकान होगी कि जी उसमें कम से कम घड़ी रखी हुई होगी 2.5 लाख रुपए, कि आप जैसा बंदा तो पास से नीवे नीवे होकर गुजरे, ठीक है, मतलब मैं अंदर जाऊंगा भी तो मैंने पाँव रखा दुकान मैली हो जानी है, ठीक है। मेरे जैसा बंदा वहां देख के कहे यार पागल हो गए, इतनी महंगी घड़ी क्यों लेते हैं, लेकिन एक कौम होगी जो खासतौर पे अंदर जाएंगे, क्योंकि उनको मार्केट से अगर 70,000 की घड़ी भी मिलेगी तो कहेंगे क्या फजूल घड़ी है। तो शायद टोटल लाहौर में 0.5%, 1% का भी आधा लोग ऐसे होंगे जो उस दुकान में एंटर होंगे, लेकिन वो दुकान महीने में 30 सेल्स करके किसी भी और लिबर्टी की दुकान जो कि 6,000 घड़ियां बेच रही है उससे ज्यादा कमा लेगी। उन्होंने एक खास टारगेट किया एक सेगमेंट पे और वहीं से सब कुछ बना लिया। तो ये स्ट्रेटेजी भी होती है कि रादर देन आप पब्लिकली अवेलेबल हो जाए, आप एक खास तबके के ऊपर काम करें। इसको फोकस स्ट्रेटेजी कहते हैं। हमारी किताब ने नहीं दी और मैं बड़ा हैरान हूं क्यों नहीं दी, उसका बड़ा ताल्लुक बनता है हमारे पूरे सिलेबस से, वो भी पोर्टर की स्ट्रेटेजी है जी। सेगमेंटेशन, सर जी बात आ जाए, इमरान खान का जब भी जिक्र होता है ना लोग जो है ना दुखी हो जाते हैं। सर डिसएडवांटेजेस ऑफ सेगमेंट भी पूछे जा सकते हैं, लोग तो हैं, हाँ जी, जिसके सेगमेंटेशन फोकस डिवाइड हो जाएगा, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, लेकिन जबरदस्त हो गया है। ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे ना तो फिर हर ग्रुप के लिए सोचना पड़ेगा, हर ग्रुप के लिए अलग मैनेजर रखना पड़ेगा, और फिर हर किसी की अपनी स्ट्रेटेजी, हर किसी की अपनी वर्किंग, हर किसी का अलग बजट है, आप अवजार हो जाएंगे, आपके लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इतने सारे सेगमेंट्स को साथ लेके चलना, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजीज बनाना, प्लानिंग करना, आप एक नई मुसीबत में आ जाएंगे, उसके बजाय दूसरा बिजनेस आराम से एक ही तरह की चीज सबको चिपका रहा हो और खुश होगा, तो आप ज्यादा मुश्किल में आ जाएंगे। अगर आप अच्छा मैनेज कर लें और आपकी बहुत बड़ी मार्केट है, फिर तो सेगमेंटेशन का फायदा है। आपके पास पहले 100 कस्टमर आते हैं पूरे महीने में दुकान में, उसमें से भी आप कैटेगरीज बना लें तो बड़ा ही अजीबोगरीब सा मामला होता है। 3 से 4 प्रोडक्ट्स हैं, आप सबसे ज्यादा प्रोडक्ट एक ही जो है रेवेन्यू जनरेट करिए तो बाकी प्रोडक्ट, ये भी इन्होंने मजे की बात की, उन्होंने अगर एक ही प्रोडक्ट ज्यादा बिजनेस दे रही है तो बाकी बंद क्यों नहीं कर देनी चाहिए, क्या बाकी लॉस दे रही है, नहीं, बाकी कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, और बिजनेस के लिए कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। फिर आपका पोर्टफोलियो बड़ा होना बड़ा जरूरी है। आपको एक प्रोडक्ट प्रॉफिट तो दे रही है, लेकिन जब आपने छोटी प्रोडक्ट्स बंद की तो कुछ ऐसे लोग जो इसलिए आते थे कि वो भी मिल जाएगा और वो भी मिल जाएगा, वो भी फारिग हो जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ,
सीए में सबसे ज्यादा अकीदत और एहतराम और जुनून की हद तक इश्क करते हुए जो सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं वो अकाउंटिंग के होते हैं। थ्योरी में जो मर्जी आप जो है वो मतलब कत्ल करते हैं, आप तूफानी परफॉर्मेंस डाल डाल के आग लगा दें, लेकिन बच्चे ने ना तो घर जाके पढ़ना है ना तैयारी करनी है, मतलब थ्योरी को उसने उठा के हमेशा कचरे में फेंक देना है। और अकाउंटिंग अकीदत एहतराम से बैठा रहेगा, लेक्चर के एंड पे साथ वाले से पूछेगा तुझे समझ आई है यार मैं ना असल में लेक्चर पढ़ा था, मैं कुछ और बातें सोच रहा था, चलो कोई नहीं घर जाके वीडियो देख लेंगे समझ आ जाएगी। तो मोहब्बत भी सब्जेक्ट से करनी है। अब अगर हम कहें कि बच्चा सीए में, अगर मैं कहूं कि एक बच्चा सीए में किसी कॉलेज में आता है तो सिर्फ अकाउंटिंग की वजह से आता है तो ये गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ अकाउंटिंग की क्लासें देख लें बात नहीं बनेगी, क्योंकि बच्चों को साथ में एक गैर जरूरी प्रोडक्ट्स थ्योरी, ठीक है, वो लेनी है। ठीक, तो कॉलेज को वो ऑफर करना पड़ेगा, जब वो ऑफर कर रहे होंगे तो उससे कहीं ना कहीं वो जनरेट कर रहे होंगे। फिर अगेन जो मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा भी ज्यादा हो रहा होगा, मेन प्रोडक्ट रिसोर्सेज भी ज्यादा ले रही होगी। मेन प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल एक कंपनी का एसी एक खास तरह का सबसे ज्यादा बिकता है तो उसकी मार्केटिंग टीम भी बहुत बजट ले रही होगी, उसकी प्रोडक्शन टीम के भी बड़े नखरे होंगे। जो छोटी मोटी प्रोडक्ट साथ साथ फिर रही होंगी उनके नखरे भी नहीं होंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी पर यूनिट उन छोटी प्रोडक्ट्स में होगी। बड़ी प्रोडक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तकरीबन अब ये भाई जो है ना वो डायरेक्ट पर्सनल सा खतरनाक सा सवाल नहीं पूछ लिया भाई। एक कमरा जिसकी कैपेसिटी हो 240, उसमें 2 क्लासें हो 3 घंटे में 480 बच्चे सर्व हुए। एक कमरे की कैपेसिटी हो 160, उधर 3 क्लासें हो तो भी 480 बच्चे सर्व हुए। उधर 3 क्लासें 3 घंटे में होंगी, इधर 2 क्लासें 3 घंटे में होंगी। बच्चे एक तरफ कितने सर्व हुए 480, दूसरे कितने सर्व हुए 480। इधर 3 घंटे में 8 एसी चले, नीचे 3 घंटे में 4 एसी चले। इधर महंगा टीचर कहने का मतलब है रिसोर्सेज ज्यादा, तो होता ये है कि जो आपकी कोर प्रोडक्ट्स होती है ना उसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर आपको रिसोर्सेज झोंकने पड़ते हैं बहुत ज्यादा। तो फिर आप अगर साथ में दूसरी प्रोडक्ट्स नहीं चला रहे तो फिर आप बड़े अच्छे प्रॉफिट्स नहीं अर्न कर सकते। तो आपको करना पड़ेगा, मतलब आपको सारी चीजें, जैसे सीए फाइनल हमेशा लॉस में जाता है, उस गरीब में है ही कोई नहीं, बच्चे सस्ते टीचर महंगे। बच्चा अपने आर्टिकल स्टाइपेंड में से पैसे निकाल के दे रहा है, घर वालों से पैसे लेने उसने छोड़ दिए, और टीचर उसको कहो सीए फाइनल दो जनाब, एकदम से 3 गुना लेवल पे आ जाता है कि सीए फाइनल पढ़ाना है, बस फिर तो छुरी जरा फुल तेज कर लेता है कि जी अब तो जो है ना मजेदार काम लगा है। लेकिन अगर नहीं देंगे तो कॉलेज के लिए बदनामी, कि ये कॉलेज तो पूरा कॉलेज ही नहीं है, इसमें तो एंड तक सारे लेवल्स ही ऑफर नहीं हो रहे। तो कुछ आपको साथ साथ सब्सिडरी प्रोडक्ट्स देनी पड़ती हैं, कभी कभी आपको लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन एक पोर्टफोलियो जब तक आप नहीं देंगे ना, एक पूरा पैकेज नहीं देंगे, बात नहीं बनेगी। जी ऑल क्लियर, बिल्कुल ऐसे। सेगमेंटेशन के तो कोई डिसएडवांटेज नहीं ना, अगर हम ज्यादा सेगमेंट में प्ले कर रहे हैं ये तो डिसएडवांटेज है। ये सेगमेंटेशन तो सिंपल यही है कि हम सेगमेंट में बैठे। हाँ, सेगमेंटेशन एक अप्रोच है, असल में सिर्फ ये अप्रोच इतनी नहीं है कि आप कहते हैं मेरे पास आने वाले कस्टमर 5 तरह के हैं, ये यहाँ कहानी खत्म नहीं हो जाती, कहानी इससे आगे भी आती है। अगर ये 5 तरह के हैं तो इनके लिए क्या करना है, इनके लिए क्या करना है, इनके लिए क्या करना है, इनकी क्या अप्रोच हो, इनकी प्रोडक्ट किस तरह की हो, इनकी के, तो फिर आपको अपनी पूरी प्रोडक्शन लाइन, अपनी रिसर्च, अपनी मार्केटिंग, सारी चीजों को उन 5 डायमेंशंस में सोचने में मजबूर करना पड़ता है, तो फिर आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, आपका फोकस आउट हो जाता है। तो सिर्फ वर्चुअली डिवाइड कर देना खाली सेगमेंटेशन नहीं है, इस नियत से डिवाइड करना कि हम हर सेगमेंट को समझ सकें और उस सेगमेंट पे उस तरह की स्ट्रेटेजीज लगा सकें। बस फिर तो वो सेगमेंटेशन ना हुई, फिर तो आप एक सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं। सेगमेंटेशन तो है कि अपने ही सेक्टर में रहते हुए अपने कस्टमर्स के हिस्से कर लिए। जैसे मुझे याद है कि 2012 में हम लोगों ने कैंपस स्टार्ट किया था गुलबर्ग में, तो उधर हमारे पास सबसे ज्यादा केपी के सिर्फ बच्चे आए, तो हमने फ्रंट ऑफिस में एक पश्तो बोलने वाले बंदे को रखा, ये जहन में रखते हुए कि हमारे पास आने वाला 80% ऑडियंस
केपी के साइड से आ रहा था। तो आपको समझना है कि आपके बिजनेस के यूजर्स कौन से हैं और आपने फिर उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी है। और बड़े खुश होते थे, वो कहते थे ये बड़ी अच्छी बात है कि इधर आते हैं तो इधर हमारी अपनी जुबान में बात करने वाला फ्रंट ऑफिसर है। और वो 4-5 दफा जो है वो गोल गोल वो अल्फाज घुमा घूम के और वो एडमिशन कर भी लेता था। वो कहते ये सब्जेक्ट रोड़ा होगा, हाँ रोड़ा, मतलब इतना वो रुपया 5000 रोड़ा हो गया, हाँ रोड़ा। तो वो 2-3 दफा वो आपस में कुछ बातें करते थे और पूरे पैसे दे देता था बच्चा। तो ये है कि आप सेगमेंट को आइडेंटिफाई करें। अब अगेन मुझे बहुत ज्यादा पश्तो का नहीं आइडिया, लेकिन रोड़ा गालबन ले आओ ब्रिंग या इस तरह की चीज को शायद राशन, ठीक है चलें। वो तो हर कलर राशन नहीं होता था। अच्छा वो और था, मैं कहीं और चला गया, ठीक है। अभी तो ज्यादा सारा मीना कुंभ नहीं था, नहीं तो फिर मामला जो है किस तरफ चला जाता जी। देखें ये जो आप अपनी मार्केट को डिवाइड कर रहे हैं ज्योग्राफिकल, उसमें ये तब है जब पूरा पाकिस्तान आपकी मार्केट हो और आप कहते हैं कि लाहौर वालों के लिए यूं सोचना, फलाना के लिए सोचना है। अगर पूरा पाकिस्तान डिवाइड हुआ और आप लाहौर में ही फिजिकल कॉलेज में बैठे हैं, तो अब आपने अपने लाहौर के बच्चों के अंदर से फर्दर सेगमेंट्स निकालने। सुबह उठने वाले बच्चे, शाम तक जागे रहने वाले बच्चे, सीनियर पेपर हम सुबह के करीब रखते हैं, जूनियर पेपर दोपहर के करीब रखते हैं, क्योंकि जो जूनियर बच्चे हैं वो सुबह उठने का कष्ट नहीं करते। तो कॉस्ट थोड़ा सा बेचारा पीछे चला गया, अदरवाइज कॉस्ट हमारे नजदीक सीनियर पेपर होता था। तो कॉस्ट FR2 से हम डे को स्टार्ट करते थे कि कैंपस में कुछ ना हो, सिर्फ कॉस्ट FR2 चल रहा हो, वो जो मतलब सीनियर पेपर्स है। मतलब उस जमाने में ये कैफ 7 और कैफ 8 हुआ करते थे पुराने जमाने में, तो वो उसी तरह से पैटर्न चल रहा है। लॉ कोशिश करते थे कि दोपहर के करीब हो, FR1 कोशिश करते थे दोपहर के करीब हो। ऑडिट के साथ दुश्मनी नहीं है, ऑडिट बेचारा जो है ना अकेला रह जाता है। MFA ऑडिट तक पहुंचते पहुंचते लोग वैसे ही खत्म हो जाते हैं, तो वो किसी भी टाइम पे रख देते हैं। वो जिसने आना होता है वो उसको सब्जेक्ट के साथ जोड़ो या तोड़ो, वो फर्क नहीं पड़ता, वो बेचारा अकेला रह जाता है सब्जेक्ट। ऑडिट तक पहुंचते पहुंचते बच्चे बाकी सारे कम्बिनेशन खत्म कर चुके होते हैं जी। सेगमेंटेशन और ये सारी चीजें हमें समझ आएंगी। हमने डिसएडवांटेज एडवांटेजेस देखे हैं और हम हर दिन समझ ज्यादा रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है। तो हो जाए फिर समझ वाली बात। समझ वाली बात, आज आपकी पसंद की बात करता हूँ। मेरे पास ब्लैक स्क्रीन है, लेकिन ब्लैक स्क्रीन आपके पास अच्छी नजर नहीं आएगी मुझे लगा है। लाइट कितनी को ऑफ कर रहे हैं? करके देख लेते हैं। देखिए अगर लाइट मैं कुछ लिख के देखता हूँ। इस वर्ड को लिख के देख लेते हैं सैंपल के तौर पे। मेरे ख्याल में ये भी बंद करनी पड़ेगी। क्या विजिबिलिटी बेहतर है? सामने क्या लिखा हुआ? इसका मतलब विजिबिलिटी भी बेहतर है और आपकी देखने की वो अंदाज भी बेहतर है कि आप जल्दी राइटिंग में जो है ना। एक दफा ऐसे ही हुआ था क्लास में ना, वो स्क्रीन पे मैंने कुछ लिखा, मैंने कहा भाई पढ़ा जा रहा है, नहीं कुछ और लाइट बंद की, पढ़ा जा रहा है, पता लगा कि वो पढ़ा ही नहीं जा रहा था जो मैंने लिखा था। मसला रोशनी का नहीं था। ये क्या लिखा? बड़ी देर से जागे हैं नहीं। फाइव फोर्सेस। तो जब मैंने शुरू में कहा था तो उस टाइम पे आप लोगों ने क्यों मेरी बात नहीं सुनी थी? एक मिनट, आप देखते हैं क्या ये कलर, ये आखिरी कलर मेरे पास अब येलो रह गया, वो भी ना पड़ा गया।
ठीक है। पोर्टर 5 फोर्सेस, हम अपने सिलेबस में मौजूद बहुत सारे मॉडल्स में से एक मॉडल पढ़ने लगे। पोर्टर 5 फोर्सेस होता क्या? बिजनेस अब अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा है। जब बिजनेस स्ट्रेटेजी बना रहा है तो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ये है कि आपके पास आज पैसे हैं और आपने सोचना ये है कि मैं क्या करूं, मैं फर्नीचर वाली कंपनी बना लूं, मैं एसी बनाने वाला बिजनेस शुरू कर दूं, मैं बोतलें बेचने वाला बिजनेस शुरू कर दूं, मैं स्कूल कॉलेज बना लूं, मैं क्या करूं? आपको ये देखने के लिए ये चेक करना पड़ेगा कि जिस इंडस्ट्री में आप घुसना चाह रहे हैं वो कितनी को वायबल है, वो कितनी मजेदार है। पोर्टर 5 फोर्सेस हमें ये बताता है कि आपने जो भी बिजनेस प्लान करना है, जिस भी इंडस्ट्री को प्लान करना है, उसमें 5 डायमेंशन समझ लेने। वो 5 डायमेंशंस मिला जुला के अगर आपके लिए फेवरेबल हो सकता है, उनमें से 4 आपके लिए अच्छी हो और 1 बुरी हो, लेकिन जो दूसरे सेगमेंट आप सोच रहे थे उधर 2 अच्छी हो और 3 बुरी हो। तो आपने देखना ये है कि आप जिस बिजनेस में एंटर हो रहे हैं वहां पे चीजें किस तरह से। 5 फैक्टर्स जो आपने देखने होते हैं, दैट इज कंपटीशन, पता नहीं कितना को पढ़ा जा रहा है, मैं थोड़ी सी राइटिंग बड़ी करके देख लेता हूँ शायद। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, नहीं ना पढ़ा जा रहा है, सही बात है, इग्नोर करते हैं तो फिर स्क्रीन पे आता है, घबराना नहीं। मैंने जिद्दत की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। तो शहद भी लोग जालिम सन, राइटिंग का भी कसूर सी। ले जी 5 फोर्सेस, अब सही है। 5 फोर्सेस, 5 फोर्सेस आपने देखनी है किसी भी सेगमेंट में, किसी भी बिजनेस, किसी भी इंडस्ट्री में एंटर होते हुए। एक बहुत जरूरी चीज जो आपने देखनी है वो है कंपटीशन। उस फील्ड में कंपटीशन कितना, मैं एक दफा सारे लिखता हूँ फिर उसके बाद एक एक करके इस पर बात करते हैं और फिर कुछ केस एग्जांपल्स के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। देन आप बात करते हैं कि वहां पे बार्गेनिंग पावर सप्लायर की कितनी है। फिर आप कहते हैं बार्गेनिंग पावर उस फील्ड में कस्टमर की कितनी है। फिर न्यू सब्स्टिट्यूट्स का कितना कोई खौफ है, और उसके बाद न्यू एंट्रेंट्स का कितना खौफ है, यानी कि कोई बैरियर्स हैं वहां पे। मैं एक बिजनेस में एंटर होना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि मैं लोहे की अलमारी बनाने का बिजनेस शुरू करूं। तो सवाल यह है कि लोहे की अलमारी बनाने वाली जो इंडस्ट्री है वहां कंपटीशन कितना है। वहां पे जब मैं एंटर होऊंगा तो मुझे सप्लायर से माल खरीदना होगा, सप्लायर कितना को मजबूत है, उनके पास कितनी बार्गेनिंग पावर है। फिर देखूंगा कि उस बिजनेस सेगमेंट में कस्टमर के पास कितनी बार्गेनिंग पावर है, कस्टमर कितना पावर में है। फिर मैं ये देखूंगा कि उस बिजनेस में मैं एंटर तो हो जाऊं, ऐसा ना हो मैं बिजनेस में एंटर हूं कुछ अर्से बाद उसकी एक मुतबादिल प्रोडक्ट आई हुई मार्केट में और लोग प्लास्टिक की अलमारी पे शिफ्ट हो जाए, लोग लकड़ी की अलमारी पे शिफ्ट हो जाए, लोग दीवार में सीमेंट से खुद ही से अलमारी बनवा लिया करें। तो क्या उसके कुछ सब्स्टिट्यूट्स होंगे, और होंगे तो कितने तूफानी होंगे और मुझे कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं। और नंबर 5 में उस बिजनेस में एंटर हो जाऊं, एक काम शुरू करूं, जबरदस्त सा पता लगे कि थोड़े से अरसे में एक बंदा मेरे बिल्कुल साथ दुकान डाल के बैठ जाए और फौरन से आके और मेरे बिजनेस को टेकअप कर जाए। ऐसे बिजनेस में घुसूं ना जहां इतना आसान ना हो एंटर होना, मतलब मैं जाऊं कम से कम 6-7 साल तक तो कंपेटिटर ना घुसे। फॉर एग्जाम्पल टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, मैं सोचता हूँ मेरे पास अगर बहुत बड़ा सरमाया है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक कंपनी बना लेता हूँ जो कि सिम बनाए जिसका अपना नेटवर्क। तो फिर मैं देखूंगा कि कंपटीशन कितना है, मैं देखूंगा पाकिस्तान में इस वक्त कितने प्लेयर हैं। जी क्लास में अभी तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर सिम की एग्जांपल हम लें
फिर हम देखेंगे सप्लायर वहां कितना स्ट्रांग है। पता लगा कि जी पाकिस्तान भर में सारे जितने भी मोबाइल नेटवर्क्स हैं, इनके जो सिग्नल्स हैं वो शॉर्ट रूट पे तो खंभों के थ्रू ट्रेवल करते हैं, लेकिन लॉन्ग रूट पे पीटीसीएल की तारों से ट्रेवल करते हैं। और पीटीसीएल ही कहते हैं कि हमने महीने का 10 करोड़ तो लाइन रेंट लेना है। तो ये तो ब्लैकमेल करता रहेगा सप्लायर हर वक्त। सिम बनाने वाला हो सकता है पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बंदा हो, बाहर से सिम्स बनवा के इंपोर्ट करे तो उस पर बहुत सारे मसले हो, और पाकिस्तान में जो बंदा बनाता हो वो जिस वक्त मर्जी दिल करे कहे 5000 की सिम हमें लेनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि इसका मतलब बार्गेनिंग पावर सप्लायर की खतरनाक है। फिर कस्टमर्स के पास कितनी बार्गेनिंग पावर है? कस्टमर बात बात पे तड़ी देता है, आपने ऐसा किया मैं अपना नेटवर्क चेंज कर दूं। तो कस्टमर तो कहेंगे, वो तो उसको हर कोई जो है गले लगा रहा है कि आओ तुम ये पकड़ो, ये पैकेट पकड़ो, ये फ्री नेट पकड़ो, ये ऐसे करो। न्यू सब्स्टिट्यूट, चलो सिम वाले उसमें जाएं तो चलो मैं शुरू तो कर लूं कंपनी, पता ही लगे कि लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप कॉल लगाते रह जाए, ठीक है, उसके तो सब्स्टिट्यूट ही बड़े। ऑनलाइन इतने सारे मैकेनिज्म आ गए हैं, अब लोग ज़ूम पे मीटिंग कर लेते हैं। तो व्हाट्सएप ना भी हो तो भी इतने सारे दुश्मन हैं इन सिमों के। सिम में लोग सिर्फ अब नेट का पैकेज कराते हैं और नेट के पैकेज से व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, तो वो सस्ती पड़ जाती है। न्यू एंट्रेंट्स, हाँ ये सुकून है, इतनी जल्दी कोई नए लोग नहीं आएंगे। चलें आपको आपसे रेलेवेंट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरे पास वो 8 फॉर एग्जांपल मेरे सामने 3 बिजनेस हो। एक बिजनेस हो कि मैं फैन मैन्युफैक्चरिंग, पंखे बना के बेचूं, या बने बनाए पंखे या इंपोर्ट करके चीजें उसमें चीजें लगा के और बेचूं, एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन ये है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट और थोड़ी सी मतलब एनर्जी ड्रिंक या इस तरह, इस सेक्टर में मैं एक प्लांट लगा दूं और मैं पूरे पाकिस्तान में बोतलें बेचना शुरू कर दूं। तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं लाहौर में एक सीए का कॉलेज खोल दूं। आपको लग रहा है? एनालिसिस करेंगे तो पता लगेगा। सबसे गंदी ऑप्शन है। यही तो बात है, जो चीज सामने से सही लगती है उसको किसी अक्लमंद इंसान के बनाए हुए पैरामीटर पे तोड़ लेते हैं। ये पोर्टर भाई ने बेतहाशा रिसर्चेस के बाद बताया कि ये 5 वेरिएबल बड़े इंपॉर्टेंट हैं किसी भी बिजनेस सेगमेंट में एंटर होते वक्त। 3 ऑप्शंस क्या थे हमारे पास? फैन, सॉफ्ट ड्रिंक्स और सीए कॉलेज। कंपटीशन, फैन में कंपटीशन अन्य 15-20 तरह की कंपनियां, मिलते जुलते नाम, मिलती जुलती प्रोडक्ट, मिलती जुलती सर्विस, मिलती जुलती वारंटी। तो आप मार्केट में जाते हैं, आप सिर्फ 200 रुपए के फर्क से साथ वाली दुकान से वो वाला ब्रांड उठा लेते हैं जिसका आपने नाम सुना भी नहीं होगा। कंपटीशन ही कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है। कंपटीशन ज्यादा कब होगा? जब बहुत ज्यादा लोग हो, मिलती जुलती प्रोडक्ट हो, मिलते जुलते रेट हो, मिलती जुलती सर्विस। हाँ, एक बहुत ही गरीब प्रोडक्ट एक बहुत ही अमीर प्रोडक्ट हो, ये कंपटीशन नहीं है। वो अलग तरह के कस्टमर्स को डील कर रहा है, ये अलग तरह के कस्टमर्स को डील कर रहा है। तो फैन में कंपटीशन बहुत ज्यादा, क्या ख्याल है? हाई कंपटीशन है। अगर खाली ये फैक्टर होता ना तो मैं फैन में कभी भी ना एंटर होता, लेकिन एक फैक्टर को देखेंगे तो मायूसी होगी। आपने देखने कलेक्टिवली सारे फैक्टर्स, तो कंपटीशन कहाँ आई होगा हमें समझ आ गया। सॉफ्ट ड्रिंक्स, पाकिस्तान में कितनी कंपनियां हैं जो जेन्युइनली ये सारे तरह के कोला सोडा, मतलब ब्लैक वाली, सफेद वाली और थोड़ी सी एनर्जी ड्रिंक्स इस तरह से वो कर रहे हैं। कोक पेप्सी 2 मेन है और मुश्किल से एक आध कंपेटिटर लाहौर में गोर में ज्यादा वो कर रहा है, और मिजान वाला ने जो नेक्स्ट बेवरेजेस निकाली वो भी बेचारे हल्के से लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो आई कैन से कि 2 बड़े प्लेयर और 2 छोटे प्लेयर्स, कितनी मजे की मार्केट है। यानी कि इस मार्केट में मैं घुस के मेहनत करके 20% शेयर ले सकता हूँ मार्केट का। पंखों की मार्केट में घुस के बहुत मेहनत करके शायद 4% शेयर लेता मैं मार्केट का। तो नहीं आपको अल्फाज समझ आ रहे हैं? आप लोगों ने बिजनेस की तरफ सोचना शुरू कर दिया। ब्रेक से पहले आप सवाल कर रहे होते हैं और ब्रेक के बाद आप जो है वो सोच रहे होते हैं।
लेकिन अगर जो ये सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर विषय ग्रो है, लेकिन उनकी सर मार्केट के अंदर गुडविल भी उस लेवल की है ना कि अचीव 20% करते हैं टाइम। ठीक है, ये अगला मसला है। मसला नंबर 1, इस वक्त मैं ये नहीं देख रहा मैंने कंपेटिटर्स के साथ क्या करना है, मैं अंदर घुसूंगा तो मैंने कंपटीशन कैसे करना है। इस वक्त मेरा डिसीजन है कि मुझे उस इंडस्ट्री में उतरना चाहिए है। इंडस्ट्री में उतरूंगा तो फिर मैं देखूंगा कि मैंने कंपटीशन कैसे करना है। चैप्टर भी खत्म थोड़ी हुआ है, चैप्टर में तो बड़ी मजे की और बातें भी हैं। तो अभी हमारा एनालिसिस है कि हमने किस इंडस्ट्री में एंटर होना है। ये 5 वेरिएबल्स हैं, ये पोर्टर की 5 फोर्सेस का है। कंपटीशन सॉफ्ट ड्रिंक्स में बहुत लो है, क्या ख्याल है जी? दो बड़ी कंपनीज हैं, अगर मोनोपोली है तो गवर्नमेंट तो चल ही ना रही होती, तो बहुत टाइम लगेगा। टाइम इवन आपकी बोला चल के बंद हो गई। इसका मतलब ये है कि मुश्किल है लेकिन एंटर हो रहे हैं लोग। कंपटीशन, हम कह रहे हैं कि कंपटीशन कितना है। कंपटीशन का मतलब देखें, कंपटीशन क्या है? कंपटीशन का मतलब है कि इतना मुकाबला चल रहा है कि वो सब के सब जरा सी भी प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे और फंसे हुए। ये तो आपस में दोस्ती कर लेते हैं, सेम दिन 5-5 रुपए रेट बढ़ा देते हैं। उन्हें पता है कि हैं ही हम 2-3 प्लेयर्स, तो ये कंपटीशन नहीं है, ये तो पीडीएम है। ये तो मिलजुल के चल रहा है ना कि ठीक है भाई, मतलब ठीक है आप भी खेलो हम भी खेलते हैं, दोनों एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे। लो कंपटीशन, सीए कॉलेजेस ना उतना हाई कंपटीशन जितना पंखा बनाने वालों में, और ना इतना हल्का मीडियम लेवल का कंपटीशन। जी क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल वो कहाँ है? कहाँ लिखी है? मोटर कार का कंपटीशन बहुत लो है। नहीं तो हमारी एग्जाम्पल में कहाँ है? और एग्जाम में आप लिख लेंगे तो क्यों लिख लें? मतलब जब मैं लिख रहा था उसमें मुझे बताते। अब हम 3 लिख के कहानी शुरू की है, आप एक चौथा पेज। चलें एक आध दिन बाद भाई की फरमाइश पूरी कर देंगे कि मेरी स्क्रीन रिस्पॉन्ड कर गई, चली गई, खत्म का। उसने कहा मैं नहीं खेलती। खत्म। उसने नहीं, ये जो है ना ये तकलीफ दे रहा है बच्चों को। कुछ तो बोलेगा ना। उसने कहा आपको क्रॉस करने की ऑप्शन में नहीं है आपके। मीडियम लेवल का सीए कॉलेज में मीडियम लेवल का कंपटीशन चल रहा है। सब ब्रेक कौन सी? ठीक है, अच्छा हाँ 2 हाँ इन बेचारों को तो ब्रेक ही नहीं मिलती होगी। हाँ नहीं, ऑनलाइन वाले वो एक क्लास बंद करते होंगे, दूसरी क्लास के लिंक पे क्लिक कर देते होंगे। असल में फिजिकली ना यहाँ पे जब टीचर पढ़ा के निकलते हैं तो उसके बाद बच्चे जाके छीटे मार के आते हैं मुंह पे, और उसके बाद मुझे बर्दाश्त करने के लिए जो है ना तैयार होने की कोशिश करते हैं। बार्गेनिंग पावर सप्लायर की नहीं जी, सप्लायर क्या ब्लैकमेल कर सकता है? चलें 20 ना लें, 4 तो आराम से ले लेंगे। अगेन अब वही बात है कि ये एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि इस वक्त हम ये नहीं देख रहे कि हमने वहां के लोगों से कैसे लड़ना है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि वहां प्लेयर्स कितने हैं। कम प्लेयर्स हैं तो आई कैन सी कि मैं जगह बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। जहां 20 प्लेयर हैं वहां मैं जगह बनाने की जितनी भी कोशिश कर लूंगा, कितनी भी जगह बना लूंगा। यानी एक बड़ी मार्केट में जो नजर आ रही है, मैं आपको जस्ट मिजान की एग्जांपल दूं। मिजान जितनी भी प्रोडक्शन कर रहा है उनको स्टॉक रखना नहीं पड़ता, उनको अपनी मशीनें डबल करनी पड़ रही है, अपनी प्रोडक्शन डबल करनी पड़ रही है, पर हजारों बोतलों की प्रोडक्शन करने के बावजूद भी वो मार्केट को पूरा ही नहीं कर पा रहे। वो इस वजह से compete नहीं कर पा रहे कि लोग उनकी बोतल नहीं ले रहे, वो इस वजह से नहीं कर पा रहे कि उनको बहुत बड़ा सरमाया चाहिए, बहुत बड़ा प्लांट, बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए। तो वो अगली स्ट्रेटेजीज है कि आप उस बिजनेस में compete कैसे करते हैं। फिलहाल ये देखना है कि मैं एक जगह एंटर हो रहा हूँ, एक जगह 20 लोग मुकाबला कर रहे हैं, एक जगह 4 लोग मुकाबला कर रहे हैं,
तो 4 लोगों में फाइनल में पहुंचना आसान है, 20 लोगों में फाइनल में पहुंचने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो अभी पहली चीज वो है कि वहां कंपटीशन कितना है, मैं क्या करूंगा वो अलग अप्रोच है, वो अलग थ्योरी है। ये बात समझ आई? बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स के पास, पंखा अगर मैं बनाने जाऊं और मैं हल्का सा गूगल पे आवाज लगा दूं या फेसबुक पे आवाज लगा दूं कि जी मैंने पंखे का काम शुरू करना है, मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो मुझे पंखे की मशीनरी इंपोर्ट कर दें, तो 40 लोग मुझे फौरन से मैसेज करेंगे कि हम इंपोर्ट करा देते हैं। सप्लायर तो घूमता फिर रहा है वहां पर, अन्य वहां सप्लायर है, वहां इतना सप्लायर है कि मुझे सप्लायर ब्लैकमेल नहीं कर सकता। तो पंखा बनाने वाले उसमें सप्लायर की बार्गेनिंग पावर बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये फैक्टर मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। तो पंखे में मुझे सप्लायर तंग नहीं करेगा। हाँ, जब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में आएंगे तो हो सकता है उसके अंदर एक खास इस किस्म का लिक्विड ऐड होना हो, एक इस किस्म की गैस या खास ऐसी मशीन से काम होना हो जो कि सिर्फ एक बंदे के पास पूरे पाकिस्तान में इंपोर्ट करने का लाइसेंस हो, वो तो खा जाएगा। वो अगर कहेगा कि मशीन मैंने 4 करोड़ महंगी बेचनी है तो सारे मजबूर होंगे। इसका मतलब है कि ड्रिंक्स में सप्लायर तगड़ा है और पेन में सप्लायर इतना नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉफ्ट ड्रिंक में सप्लायर्स वाली चीज जो है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है हमारे लिए, बट फैन में ये चीज हमारे लिए बहुत अच्छी है। सीए के कॉलेज कौन है सप्लायर? टीचर्स, हैवी, एग्जैक्टली। मतलब मैं जो सेक्टर में बैठा हूँ ना, बहुत मुश्किल हुआ। पुराने जमाने में बड़े अच्छे, बड़े मासूम और बहुत ही सस्ते टीचर मिल जाया करते थे जो कि बस आगे पढ़ाते थे। कॉलेजेस भी जो है वो कोशिश करते थे कि चीजों को लेके चलें। कॉलेजेस का नाम होता था, टीचर्स का नाम नहीं होता था। टीचर को जो भी पैसे मिल जाते थे वो उतने पैसे ले लेता था। तो कॉलेज क्या करता था, बच्चों से ज्यादा चार्ज करता था, टीचर को कम पैसे देता था, अपने प्रॉफिट ज्यादा बनाता था। अब मामला उलट हो गया। अब सप्लायर के पास बड़ी बार्गेनिंग पावर आ गई। यहाँ पे टीचर से कहते हैं कि इतने पैसे, वो कहता है 7 वाला कॉलेज तो मुझे 2 लाख ज्यादा दे रहा है, फलाना तो ऐसे हो रहा है, फलाना तो ऐसे हो रहा है। बार्गेनिंग पावर। अब अगर आज मैं सीए का कॉलेज बनाने का सोचूंगा तो सबसे पहले मैं बिजली पानी ये वाले खर्चे नहीं सोचूंगा, मैं सोचूंगा टीचर्स कैसे अफोर्ड होंगे। तो ये चीज मॉडरेट लेवल पे लेके चली गई है ऐसे। बार्गेनिंग पावर सप्लायर के पास मॉडरेट भी नहीं, हाई कहना चाहिए, लेकिन चले मैंने इसलिए कि एक को टेक, एक को क्रॉस किया था, एक को मॉडरेट। कस्टमर की बार्गेनिंग पावर फैन में बहुत हाई है। दुकान दुकान फिरेंगे और इवन 100 रुपए 200 रुपए के फर्क से कहेंगे 7 वाले ने 20 साल की वारंटी दी है, आप उनका हम 21 साल की वारंटी देते हैं। तो वो 100 रुपए कम देके और 21 साल, वो अगले लाइफ टाइम क्या देते हैं। फिर हो सकता है कोई कहे कि लाइफ टाइम 3 जनरेशन की। तो कस्टमर के पास कोई पावर नहीं है, मतलब सॉरी, दुकानदार के पास पावर नहीं है, सारी पावर ही कस्टमर के पास है। जब मर्जी रेट पे बात करे, आप उनके लिए बेहतरीन पंखा बना दें, बहुत ही जबरदस्त वारंटी दे दें, फिर भी वो 4 रुपए के ऊपर जो है वो आपसे लड़ रहा हो। सॉफ्ट ड्रिंक्स कस्टमर उतनी को ज्यादा पावर नहीं रखता। कस्टमर कहते हैं जी पेप्सी, पेप्सी तो नहीं, अच्छा कोक दे दो, खत्म। अब यही है कि अच्छा पेप्सी ले आओ, कितने की है? 40 की। यार ये कल तो 35 की थी, अब 40 की। अच्छा यार अजीब मुल्क है पाकिस्तान, ले आओ। तो कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे वो वाला मजाक ही नहीं है कि वो 4 5 10 12 दुकानें फिरेगा और वो सारा कुछ करेगा। तो ये वाला फैक्टर यहाँ पे थोड़ा बिजनेस को अच्छा लगा कि हाँ देखो लोगों ने पीनी तो है, वो रह तो सकते नहीं उसके बगैर, ये जानते हुए कि कितनी नुकसानदेह है फिर भी पियेंगे। पाकिस्तान में एक महीने में 1 अरब बोतल पी जाती है, 1 अरब बोतल एक महीने में औसतन, मतलब उसको एवरेज आउट करके जो बताते हैं। सीए कॉलेज कस्टमर वो कहते हैं वो वाले कॉलेज में वो वाला टीचर है और वहां पे इतने एसी लगे हुए हैं, आपके कितने एसी चलते हैं? मैंने वो वाला सब्जेक्ट वहां से पढ़ना है, वो वाला सब्जेक्ट वहां से पढ़ना है, वो वाला सब्जेक्ट वहां से पढ़ना है। अच्छा वो मुझे इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, आप मुझे इतना डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं? वो लोग तो मुझे ऑनलाइन भी साथ में डाल के दे रहे हैं, वो तो मुझे किताबें भी देते हैं। इस तरह की बार्गेनिंग आप करते हैं, आप बहुत पावर में हैं आज।
नहीं सर, सर लेकिन आपको कॉलेज ले आके मैंने 2005 में 12-13 हजार या शायद 14,000 रुपए दे के कैफ का पेपर पढ़ा था, 17 साल पहले। और मैं आज खुद इससे आधे पैसों में भी लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड में पढ़ा रहा हूँ। आप ये देखें कि 17 साल पहले का क्या रेट था। क्यों? क्योंकि बच्चे के पास बार्गेनिंग पावर नहीं थी। गिनती के 1-2 कॉलेज थे। मैं कॉलेज में पहले दिन गया, मैंने कहा जी कौन सी टीचर? उन्होंने कहा आप जिस दिन आएंगे आपको बता दिया जाएगा। पहले दिन हमें टाइम टेबल मिला था। टाइम टेबल ये था कि क्लास सुबह में थी, एक दोपहर में थी और एक रात में थी। 4 कमरे थे और 17 बैचेस चला रहे थे कॉलेज वाले। फीस भी उनकी पसंद की, टीचर भी उनकी पसंद के, टाइम टेबल भी उनकी पसंद का। तो कस्टमर के पास पावर ही नहीं थी। उस जमाने में सीए का कॉलेज खोल लेता, लेकिन उस जमाने में 8 करोड़ नहीं थे। ये भी तो बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो और अब जब 8 करोड़ है तो कॉलेज सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ सप्लायर भी तगड़ा और कस्टमर भी तगड़ा। बच्चा कहता सस्ते से सस्ता कोर्स, टीचर कहता महंगी से महंगी सैलरी। तो एंटरप्रेन्योर कहाँ जाए? बिजली के बिल भरता रह जाता है गरीब। तो आपको पता नहीं क्या नजर आता है कि क्या करोड़ों कमाते होंगे और क्या बेचारे बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे होते हैं। इनके तरस खाना चाहिए जी। दो टीचर हैं, आपकी इतनी फी है और वो एक्सपेंसिव है, वो बच्चे आपके पीछे रहते हैं, आपको पता है हम तो उन्हें पता है कि बच्चों ने यही वाला वो करना है ना। दूसरा तो आपको सिर्फ एवं टेंशन देने के लिए दिखाते हैं ताकि बार्गेन ना करें आप ज्यादा, वरना दूसरा होता ही नहीं है। वो एवं कागज पे होता है, गायब हो जाता है फिर से बाद। हाँ, बाद में कहते हैं क्लास नहीं बनी। तो भाई ये आप कौन सी मार्केट में बैठे हैं? आप बड़े प्रिविलेज हैं, आपके पास बार्गेनिंग पावर है। आज टीचर अपने शहर में बैठ के एक सब्जेक्ट वो वाले शहर के वो वाले टीचर, एक सब्जेक्ट वो वाले शहर के वो वाले टीचर, इस तरह से कर रहा है। चलें जी। तो बार्गेनिंग पावर कस्टमर की सीए कॉलेज में अच्छी खासी ज्यादा है। तो सीए कॉलेज में ये हरगिज वायबल नहीं है कि आप सीए कॉलेज शुरू करें, यहाँ तो कस्टमर खा जाएगा आपको। आज अगर कॉलेज नया बना के चलाना है तो आपको फीस रखनी होगी 13,000 रुपए, और उसमें भी बच्चा आके बार्गेनिंग करेगा। खैर चलें। न्यू सब्स्टिट्यूट, पंखे के सब्स्टिट्यूट कई तरह के हैं, मुख्तलिफ चीजें इस तरह की हैं। और मतलब वो पेडेस्टल फैन, इलेक्ट्रिक फैन, बहुत इलेक्ट्रिक फैन तो होता ही है, चार्जिंग वाला फैन, ठीक है, एयर कूलर, ठीक है, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं है। मतलब पंखा बहरहाल रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक पंखा ले लिया कि 10 साल तक खराब ही नहीं होता। तो ये बार बार खरीदी जाने वाली प्रोडक्ट नहीं है, तो ये तो बहुत मजेदारी नहीं दे रही। सॉफ्ट ड्रिंक में सब्स्टिट्यूट हैं लेकिन थोड़े कम है, और हर वक्त डर रहता है कि कोई सब्स्टिट्यूट आ जाए। गवर्नमेंट ने कहा अब कॉलेजेस में सॉफ्ट ड्रिंक नहीं चलेगी। सॉफ्ट ड्रिंक वालों ने कहा लोग मर जाएंगे, लोग नहीं मरे, उन्होंने जूस पीना शुरू कर दिया। इतनी जल्दी सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो गए, गेम ओवर ठक करके। तो ये तो सब्स्टिट्यूट के हाथों मर जाते हैं फौरन से। इनकी बोतल नहीं पड़ी हुई, सप्लाई में शॉर्ट है, दूसरा ब्रांड ले लेते हैं लोग। वो नहीं करते, कहते हैं अच्छा कुछ ना मिले, बच्चा कहता है या जो कस्टमर कहता है यार एनर्जी ड्रिंक ले आओ, कोई पीने वाली है, कुछ ले आओ, बस ठंडा हो गए। तो ये कस्टमर इस तरह से है। सीए सब्स्टिट्यूट इस वक्त इतना करीब नहीं है। एक टाइम पे एसी से सब्स्टिट्यूट बना था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फारिग हो गया। अभी इस वक्त जो सीए के बिजनेस में एंटर होगा वो 5-6 साल तक तो सेफ खेलेगा, उसके बाद शायद कुछ सब्स्टिट्यूट्स डेवलप होना शुरू। सब्स्टिट्यूट का मतलब है सीए नहीं तो वो क्या प्रोडक्ट ले जो कि उस जैसी हो और मतलब उस जैसे फीचर्स देती हो। तो करंटली सीए जैसी प्रोडक्ट जो है ना वो इतनी आसान अभी नहीं है, लेकिन 5-6 साल बाद शायद डेवलप हो जाए। आपने एक बड़ी सस्ती प्रोडक्ट को एक बहुत ही कोई सस्ती प्रोडक्ट के साथ तशबीह दी है। 25 लाख रुपए की प्रोडक्ट को आपने 25,000 की प्रोडक्ट के साथ जो है ना, ठीक। हाँ, आईसीए में सब्स्टिट्यूट हुआ करता था, बहुत ही फारिग हो गया, बहुत ही पीछे चला गया ना। सीए बहुत आगे आ गया। आईकेप ने बहुत ज्यादा काम किया है जगह जगह जाके मार्केटिंग वगैरह पे। वक्त कम और मुकाबला सख्त भी है। हो गया तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं ना। न्यू एंट्रेंट्स,
पंखा, चले मैं पंखा बनाने वाला बिजनेस शुरू कर दूं, बड़ी मेहनत से अभी मैं मार्केट के शेयर लेने लगूंगा कि 1 महीने में 3 मेरे साथ और दुकान में नए पंखे बनाने वाले आ जाएंगे, हर वक्त नए एंट्रेंट का खौफ। अच्छा, मैं अगर बेवरेजेस का एक बहुत बड़ा प्लांट लगाऊं, इंपोर्ट एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और 15,000 तरह के लाइसेंस लूं और पता नहीं किस किस अथॉरिटी को क्या करूं, मुझे कम से कम ये खौफ नहीं है कि कल ही अचानक से एक नया बंदा आ जाए। कम से कम 2-3-4 साल तक मुझे कंपेटिटर मजीद नहीं मिले। तो सॉफ्ट ड्रिंक में न्यू एंट्रेंट्स के आने के चांसेस बहुत कम है, ये यूं समझे एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा है। फैन में एंट्री बैरियर्स कुछ भी नहीं है, 25-30 हजार रुपए आपके पास मौजूद हो, आप बस दुकान एक लें किराए पे और काम शुरू कर दें, क्योंकि आपने इंपोर्ट करना है, उधार पे बेचना है, कैश पे, और उसको आपने डील करना। तो जिस बिजनेस में एंटर होना आसान होता है ना, उस बिजनेस में आपको थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हमेशा रहता है। आपको तो अच्छा लगता है मैं आराम से एंटर हो जाऊंगा, लेकिन फिर बुरा लगता है कि मेरे अलावा दूसरे लोग क्यों एंटर हो गए। सीए कॉलेज मॉडरेट दरमियान, मतलब ये है कि इतना भी मजेदारी नहीं आ रही कि महीने में 3 कॉलेज खुल जाएं, और इतना भी नहीं है कि जिसके पास कोई 25-30-40 करोड़ होगा वही कॉलेज शुरू कर सकेगा। दरमियानी सी इन्वेस्टमेंट से दरमियाना सा एक छोटा सा 10-12-15 मरले टाइप का कॉलेज लोग शुरू कर देते हैं, और आहिस्ता 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 उसे चलाते रहते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रो करते रहते हैं। तो इसमें सीए के कॉलेज में कंपटीशन है दरमियाना, बार्गेनिंग पावर सप्लायर के पास अच्छी खासी है, मैंने एक लाखन मॉडरेट लिख दिया, कस्टमर के पास भी अच्छी खासी बार्गेनिंग पावर है, न्यू सब्स्टिट्यूट का खौफ नहीं है, ये फेवरेबल फैक्टर है। न्यू एंट्रेंट्स और न्यू सब्स्टिट्यूट ये फेवरेबल है, और ऊपर वाले 3 इतने फेवरेबल फैक्टर्स नहीं। स्क्रीनशॉट ग्रुप में किसे कहते हैं, ग्रुप में अगर कोई स्क्रीनशॉट ले ले, एक भाई ने फरमाइश की है अगर स्क्रीनशॉट शेयर हो, शुगर इसमें मैंने कोई खतरनाक बात नहीं लिखी हुई। तो अब आपने क्या करना है, आप कहेंगे कि हमें क्यों पढ़ा रहे थे इतनी देर से, आपने तो अंग्रेजी पढ़नी है जाके, आपकी अंग्रेजी है। पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बैरियर्स टू एंट्री क्या है ये इन्होंने बताने की कोशिश की है कि ये वो बैरियर्स टू एंट्री हैं जिसकी वजह से किसी बिजनेस में नए एंट्रेंट आते हुए डरते हैं। इधर उन्होंने बार्गेनिंग पावर और सप्लायर की बात की कि साथ सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर कब होगी। लेफ्ट उन्होंने बात की है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स की, कस्टमर्स की। फिर उन्होंने कहा न्यू सब्स्टिट्यूट का जो थ्रेट है उसके ऊपर आपको क्या सोचना होगा, और सेंटर में है रेवलरी, और रेवलरी को एक्सप्लेन किया है यहाँ कि रेवलरी कब ज्यादा होगी। लेक्चर भी खत्म नहीं हुआ, आपने ये फैक्टर्स पढ़ने हैं, इनको देखना है, इनको इंटरप्रेट करना है, और फिर अगले दिन जब हम दोबारा मिले तो आपने कहना है कि ये वाली लाइन नहीं समझ आई, ये लाइन नहीं समझ आई, लेकिन लॉजिकली आपको समझ आए। एक साहब ने पूछा था कि जी हमें कैसे पता लगेगा, ये तो बड़ी लॉजिकल सी बात है, इसमें से सवाल कैसे बनेगा। तो एक मॉडल हमने पढ़ लिया है, उसके अलावा हमने जो डिस्कशन की है, हम एक मुनासिब साइज का तकरीबन कुछ 40 मिनट का एक टेस्ट करेंगे मंडे को, जिसमें आपको एक मौका मिलेगा कि आप अपनी तामीरी और जो कौन सी वो होती हैं क्रिएटिव को उर्दू में क्या कहते हैं, तख्लीकी जो वो है सलाहियतों का मुजाहरा कर सकेंगे। आपके सामने अचानक से 1-2 सवाल आ जाएंगे, एक आध रट्टे वाला सवाल होगा, एक आध लॉजिकल सवाल होगा। जी ये उसमें लाजमी कवर होगा, ये इसीलिए तो कराया है। तो फिर मंडे को लेक्चर नहीं होगा, मंडे को ये वाला इम्तिहान होगा, जिसके बाद वो तारीखी लेक्चर होगा जब मैं ट्यूसडे को आपको जितनी भी तरह के सवाल आ सकते हैं इसमें वो विद एग्जांपल्स, विद पैटर्न, विद उनके पूरे बॉक्सेस बताऊंगा कि आपने मॉडल का सवाल है तो क्या करना है। ये मॉडल है, इसका मैंने सवाल डालना है। मॉडल का सवाल किस तरह का आ सकता है, अदर देन मॉडल जो जनरल डिस्कशन है उसमें से किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो एक मिक्स ऑफ क्वेश्चन होगा जिसको मैं अगले दिन पूरे टेस्ट को आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर बताऊंगा कि हमने सवालों को किस तरह से कर। जी अगेन मैं ज्यादातर अगर टॉपिक टाइम से खत्म हो गया तो उसकी अंग्रेजी आपको पढ़ा के जाया करूं। देखें पहली दफा तो ट्यूसडे को मैं आपको ओवरऑल बता दूंगा ना कितनी कितनी तरह के सवाल आते हैं, उनको कैसे करना है। फिर उसके बाद जब जब भी मंडे को टेस्ट होगा, ट्यूसडे को मैं उस टेस्ट को डिस्कस करते हुए कहूंगा याद है वो जो तीसरी तरह की कैटेगरी हमने पढ़ी थी जिसमें आपने हेडिंग्स लिखनी होती थी खाली, याद है वो कैटेगरी जिसमें हेडिंग के नीचे 2-2 लाइनें लिखनी होती थी।
तो मैं आगे सारे टेस्टों को उस मॉडल से रिलेट करूंगा जो मैं ट्यूसडे को इंशाल्लाह ताला बता रहा हूँ। यानी ट्यूसडे को एक बड़ी सी स्क्रीन पे ये सारी डिस्कशन हो रही होगी कि इस तरह का सवाल होता है, दिखने में ऐसा होता है, उसको यूं सॉल्व करना होता है और जवाब के ये पैरामीटर। ठीक है, तो वो एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव सा लेक्चर होगा। कोई भी लेक्चर कभी भी मिस कर दें, ट्यूसडे का, अगले ट्यूसडे का लेक्चर मिस नहीं करना, और मिस हो भी जाए तो उसकी रिकॉर्डिंग लाजमी देखें। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोगों को भूल गया हो या इस तरह से करके, ये हमारी थर्सडे तक क्लास होती है, क्योंकि आप लोगों पे एक ही सब्जेक्ट का डबल लोड जो है वो हमें भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता, और ऑलरेडी आप लोग अकाउंटिंग के ही शौकीन ज्यादा होते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा है ये 3-4 दिन, इसका टेस्ट होगा मंडे को, और फिर मैं आपको दोबारा ट्यूसडे को मिल रहा हूँ। फ्राइडे सैटरडे पे हम लोग मुलाकात नहीं कर रहे हैं। टेस्ट हफ्ते के अंदर, अगले टेस्ट से पहले आपका पिछला टेस्ट चेक हुआ होगा इंशाल्लाह। सर कल क्लास होगी नहीं, मंडे को टेस्ट, ट्यूसडे को दोबारा से क्लास, और फिर हम ट्यूसडे से अपने साइकिल को फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अकाउंटिंग को थोड़ा सा और बर्दाश्त करेंगे। सर हम जिस रीजन, जिस कंट्री में, जिस रीजन में